Hello guys, and again welcome to the channel of Equilibrium classes. So अभी तक हमने क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट किया था और अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। जो भी बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं किया है, विच वॉज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके चैप्टर नंबर 1 पहले देख लो। और आज मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर 2 इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज चैप्टर 2 का डे 1 है। चैप्टर 1 में कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैंने अभी छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे हम थोड़ी सी अकाउंटिंग नॉलेज को गेन कर ले, फिर मैं उन चीजों पे आऊंगा। सो आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, विच इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, और ये तो आपको भी पता है कि ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी आपके लिए पूरा नया है। यानी आप में से मैं कह सकता हूं कि 95% या अप टू 100% बच्चे फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। सो कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको उनके टर्म्स पता होना जरूरी है। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर टर्म से रिलेटेड है, उन टर्म से जो रेगुलर हम थ्रू आउट अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग करते समय यूज करेंगे। सो पीडीएफ बहुतों के पास होगा। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है क्लास का, तो या तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप पीडीएफ देखो, पीडीएफ में फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो आप रीड कर लो। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट that is recorded in books of accounts and which will affect financial performance and financial position of business. ये एक फाइनेंशियल इवेंट है। फाइनेंशियल इवेंट मींस एक ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड होता है, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए एंड इट शुड अफेक्ट योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन। उस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस की या तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे असर पड़ना चाहिए या फाइनेंशियल पोजीशन पे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि सिंपल अगर मैं बोलूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। सो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हम अगर ऑफिस का रेंट पे करते हैं, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो बिजनेस का एक्सपेंस है। हम ऑफिस में स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो जो एक्सपेंस जुड़ा हुआ है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मान लो जो ओनर है, जो मालिक है, वो बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस में पैसा लगा रहा है। कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ओनर अगर बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मान लो बिजनेस को रन करने के लिए या फैक्ट्री में आपको मशीनों की जरूरत है और आप मशीन खरीद रहे हो, तो वो जो मशीन खरीदना है, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी इवेंट्स होंगे जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दिए, ऐसे फिर बहुत सारे हम ट्रांजैक्शन अभी देखेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। जिन ट्रांजैक्शन का या जिन इवेंट का बिजनेस से कोई रेलेवेंस नहीं है, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर आप ऑफिस में स्टाफ की सैलरी पे करते हो, तो दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप घर में अपने किसी पर्सनल स्टाफ की सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो ओनर दुकान से पैसा लेके पर्सनल स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस वहां जुड़ गया, तब शायद वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट टर्म जो था बिजनेस ट्रांजैक्शन,
कोई भी इवेंट जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड इज कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल। इट रेफर्स टू amount invested by the owner in the business in the form of cash or in the form of assets which have monetary value। कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए ओनर को उस बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। अब वो पैसा कैश के फॉर्म में भी लगा सकता है या फिर वो बिजनेस में कुछ एसेट्स भी लगा सकता है। सो ओनर की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैंने कैश लगाया होगा। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ी होगी तो मैंने फर्नीचर खरीद के दिया। इंस्टीट्यूट लगाने के लिए हमें जगह चाहिए थी तो मैंने अपनी जगह दे दी। सो मेरी तरफ से मैंने बिजनेस में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं और एज अ ओनर हम जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश है। आप डैश में लिख दो ओनर्स इक्विटी। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश लिखा हुआ है, डैश में आप लोग लिख दो ओनर्स इक्विटी। कैपिटल का ऑल्टरनेटिव टर्म ओनर्स इक्विटी, यानी ओनर का जिस चीज पे राइट है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इट इज अ डैश लिखा हुआ है, इट इज अ लाइबिलिटी। इट इज अ लाइबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। owner is considered as a liability होगा या आउटसाइडर कर दो। ओनर इज कंसिडर्ड एज अ आउटसाइडर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ओनर हैज प्रोवाइडेड कैपिटल टू बिजनेस। ओनर इज कंसिडर्ड एज अ आउटसाइडर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज owner has provided capital। सो आप लोग कॉपी निकाल लो। सो कैपिटल को बिजनेस की लाइबिलिटी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय या अकाउंटिंग करते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने की जरूरत होती है। वहीं पर हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि ओनर की एग्जिस्टेंस अलग है और बिजनेस की एग्जिस्टेंस अलग है। अकाउंटिंग के नजरिए से या लॉ के नजरिए से ओनर को अलग माना जाएगा और बिजनेस को अलग। मान लो बिजनेस का नाम है इक्विलिब्रियम क्लासेस, ओनर हो गया मैं वीरेंद्र सिंह, तो आई एम द ओनर और इंस्टीट्यूट का नाम है इक्विलिब्रियम क्लासेस। तो अकाउंट्स की नजर में या लॉ की नजर में इक्विलिब्रियम क्लासेस की अलग एग्जिस्टेंस है एंड वीरेंद्र सिंह की अलग एग्जिस्टेंस है। बुक्स किसका बन रहा है, आप किसका रिजल्ट जानना चाह रहे हो, बिजनेस का। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इसका अलग एग्जिस्टेंस, इसका अलग एग्जिस्टेंस, बुक्स इसका बन रहा है बिकॉज रिजल्ट इसका जानना है। तुम खुद सोच के देखो, तुम कभी भी इक्विलिब्रियम क्लासेस में इनरोल होगे तो तुमको जो फॉर्म मिलेगा वो मेरे नाम से नहीं मिलेगा, वो फॉर्म तुमको इक्विलिब्रियम क्लासेस के नाम से मिलेगा। तुम जब फी पेमेंट करोगे तो तुमको जो रिसिप्ट मिलेगा वो मेरे नाम से नहीं मिलेगा, वो फी रिसिप्ट पे किसका नाम लिखा होगा, इक्विलिब्रियम क्लासेस का नाम लिखा होगा। तुम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो तुमको वहां पे फॉर्म ओनर के नाम से नहीं मिलता है, स्कूल के नाम से मिलता है।
तुम कोई भी दुकान में परचेज करने जाते हो, जैसे मान लो तुमने विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग की, तो तुमको जो बिल मिला वो विशाल मेगा मार्ट के नाम से नहीं मिला, तुमको बिजनेस के नाम से बिल मिला। तुम बिग बाजार शॉपिंग करने गए तो जो बिल बनेगा वो बिग बाजार के नाम से बनेगा, ना कि ओनर के नाम से। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि क्योंकि हमें बिजनेस का रिजल्ट निकालना है तो बिजनेस को एक अलग आइडेंटिटी मानिए और ओनर को एक अलग आइडेंटिटी मानिए। ओनर एक नेचुरल पर्सन है क्योंकि उसको भगवान ने बनाया है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज उसको इंसान ने बनाया है। अब मान लो मेरा ही बिजनेस है, तो मेरा बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको तो मैंने बनाया है, तो हम तो जी सकते हैं, हमें तो क्या है, जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो तो गॉड ने प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन अब ये जो बिजनेस है जिसको मैंने क्रिएट किया है, इसको चलने के लिए चाहिए पैसा, बिना पैसा के ये चल नहीं सकता। तो वो पैसा इसको प्रोवाइड किसने किया? ओनर ने। और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। Whatever amount owner has provided to the business, it can either be in the form of a cash or it can be form of a asset. So whatever amount owner has provided to the business is called capital. अच्छा, अब बुक्स किसका बन रहा है? बिजनेस का। तो कैपिटल एक तरह से बिजनेस की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब कि बिजनेस को ये पैसा लौटाना है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा दिया किसने है? ओनर ने। और अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। स्टार्ट में जब हम 11th में होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुमको ये चीज समझ में आएगी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनर की अलग एग्जिस्टेंस, बिजनेस की अलग एग्जिस्टेंस। बुक्स किसका बन रहा है? बिजनेस का। बिजनेस बिकॉज एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको ओनर ने सेटअप किया है, तो सेटअप करने के बाद ओनर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। कैपिटल। अब जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को ये सारी चीजें वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोवाइड किसने की है? ओनर ने। तो जो भी चीज ओनर प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है। जैसे से फॉर एन एग्जांपल, मान लो आज इंस्टीट्यूट बंद हो जाए तो ये जितना भी फर्नीचर वगैरह है जो अभी बिजनेस की ओनरशिप राइट है वो वापस मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज प्रोवाइड किसने किया था? मैंने किया था। ये जिस जमीन पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अभी इंस्टीट्यूट उस पे चल रहा है तो चलिए इंस्टीट्यूट का वो एसेट हो गया, लेकिन जब इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा तो उस जमीन का ओनरशिप राइट वापस मेरे पास आ जाएगा, बिकॉज मैंने बिजनेस को वो जमीन दी थी। तो एज एन ओनर मैं जो भी बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, बिजनेस के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। एंड अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। 1 मार्क में पूछता है ये कि हम ओनर को बिजनेस की लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ कैश को कैपिटल नहीं बोला जाता है, ओनर जो भी चीज बिजनेस में प्रोवाइड करता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो सब कैपिटल है। जैसे मान लो ओनर 2 लाख रुपया कैश लगाया, 4 लाख रुपया ओनर ने फर्नीचर लगवाया, और मान लो 10 लाख का मशीन लगवा दिया। 2 लाख कैश, 4 लाख का ओनर ने फर्नीचर लगवाया है बिजनेस में, 2 और 4 6, 10 लाख की मशीन प्रोवाइड कर दी ओनर ने बिजनेस को, तो 10 और 6 और 10 16। तो ओनर की तरफ से टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 16 लाख। तो फ्यूचर में बिजनेस ओनर को कितना रिटर्न करेगा? 16 लाख। ठीक है, क्लियर है कैपिटल। मैं अगले टर्म पे आता हूं। अब थर्ड टर्म है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी ओनर से ही रिलेटेड है। इट इज अमाउंट और गुड्स, इट इज अमाउंट और गुड्स, वहां पे ब्लैंक है, विड्रॉन बाई ओनर, विड्रॉन बाई ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। इट इज अमाउंट और गुड्स, ब्लैंक है वहां पे, ब्लैंक में लिख लेना, विड्रॉन बाई ओनर
from business for his or her personal use. Due to drawings, capital of owner decreases. Due to drawings, capital of owner decreases. ये सब चीजें कॉपी में तुम लिखते जाना ना, थोड़ा सा तुम्हारा नॉलेज इनहैंस होगा. एक चीज हमेशा याद रखना, बिजनेस के बुक्स में कहीं भी तुमको ओनर का नाम नहीं मिलेगा. तुम अगर इक्विलिब्रियम क्लासेस की कभी भी बुक्स देखोगे, या अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी बिजनेस करते हैं, तुम उनकी बुक्स अगर देखोगे तो उन बुक्स में कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स का नाम नहीं मिलेगा. ओनर को सिर्फ 2 वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो 2 वर्ड है कैपिटल और ड्रॉइंग्स. 1 मार्क में तुमसे पूछ सकता है कि ओनर को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ओनर के लिए 2 नाम यूज होते हैं, कैपिटल और ड्रॉइंग्स. कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ओनर का नाम नहीं लिखते हैं. ओनर अगर बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल, और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. This is contribution made by owner to business. Drawings is what? Withdrawn by owner from business फॉर पर्सनल यूज. इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका बन रहा है, बिजनेस का. तो आपको हमेशा नजरिया रखना होता है बिजनेस का. 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. बिकॉज आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे, तो आपको बिजनेस के नजरिए से सोचना है. बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटेंट वगैरह बना रहे, बुक कीपर बना रहे, तो अकाउंटेंट या बुक कीपर जब भी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये सब चीजें दिमाग में बैठाते चले जाओ. अच्छा, कैपिटल का एक डेफिनेशन और लिखना ना, और ये डेफिनेशन कभी भी लिखने एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल तब मत लिखना. ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, और यही तुमको प्रैक्टिकल करने में हेल्प करेगा. कैपिटल का एक डेफिनेशन तुम और लिखो तो कॉपी में. Capital refers to amount that business will return back to the owner. इंग्लिश में मत जाना, सिर्फ नॉलेज को समझो. कैपिटल refers to amount that business will return back to the owner. बिजनेस ओनर को जो पैसा रिटर्न करेगा उसको हम लोग कैपिटल बोल रहे हैं. मैं फिर से कह रहा हूं, मैं क्या बोला, बिजनेस ओनर को जो पैसा रिटर्न बैक करेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल. तो अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये लिख लेना तुम. मान लो 1 जनवरी को ओनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो मैं बोल सकता हूं
कि ऑन January 1 कैपिटल इज हाउ मच, 2 लाख। 1 जनवरी को ओनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। ओनर बिजनेस में जो चीज लगाता है, जो अमाउंट या जो एसेट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल। अब 30 जनवरी को ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ कर लिया। ओनर कभी भी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। टर्म नंबर 2 कैपिटल, टर्म नंबर 3 ड्रॉइंग्स। ठीक है। अब ड्रॉइंग्स में एक लाइन लिखी हुई थी कि ड्रॉइंग्स के वजह से कैपिटल कम हो जाएगा। अब क्यों कम होगा? बुक्स कौन बना रहा है, बुक कीपर या अकाउंटेंट? बुक कीपर अकाउंटेंट किसके नजरिए से बुक बना रहा है, बिजनेस के नजरिए से। तो ओनर ने 2 लाख रुपया लगाया, तो बुक कीपर ने क्या किया, ओनर के सामने 2 लाख रुपया लिख दिया। 30 जनवरी को ओनर ने 10,000 रुपए निकाल लिए, ड्रॉइंग्स। अभी मैंने तुम्हें कैपिटल का एक डेफिनेशन लिखवाया कि कैपिटल इज व्हाट एवर अमाउंट बिजनेस विल रिटर्न बैक टू द ओनर। तो अगर ओनर ने 2 लाख लगाए और उस 2 लाख में अगर उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो क्या बिजनेस उसको 2 लाख रुपए जाके रिटर्न करेगा फ्यूचर में? जब भी बिजनेस बंद होगा, उसने 2 लाख लगाए, तो जब तक 2 लाख लगाए थे तो बिजनेस उसको 2 लाख लौटाता जब बिजनेस बंद होता। लेकिन उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो क्या बिजनेस अभी भी उसको 2 लाख रुपए रिटर्न करेगा जब बिजनेस बंद होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। बिजनेस जब बंद होगा, बिजनेस ओनर को कितना लौटाएगा? सिर्फ 1,90,000। बात समझ में आ रही है? ओनर ने 2 लाख रुपए लगाए, बुक कीपर ने ओनर के सामने, कैपिटल के सामने लिख दिया 2 लाख। तो इसका मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस ओनर को कितना रिटर्न करेगा? 2 लाख। ओनर ने 30 तारीख को 10,000 ड्रॉइंग्स कर ली, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए। तो अब बुक कीपर बिजनेस के बुक्स में क्या करेगा, ये 10,000 माइनस कर देगा और ओनर के सामने कितना लिख देगा? 1,90,000। क्योंकि 2 लाख में 10,000 तो ओनर ले गया, तो बिजनेस अब उसको कितना रिटर्न करेगा? सिर्फ 1,90,000। अब देखो गलती कहां होती है लोगों से, वो क्या करते, 2 लाख में 10,000 प्लस कर देते और वो यही बोलते कि सर 2 लाख था, ठीक है, 10,000 वो ले गया तो उसके पास तो 2,10 ना हो गया। सोच के देखो, उनका भी ठीक है बोलना, 2 लाख था, 10,000 वो ले गया तो उसके पास तो 10,000 बढ़ गया। अब उनसे गलती क्या होती है, वो ओनर के नजरिए से सोच रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंट बिजनेस के नजरिए से बुक्स बना रहा है। अकाउंटेंट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स नहीं बना रहा है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर ने 2 लाख लगाया तो बिजनेस उसको 2 लाख लौटाएगा। ओनर 10,000 ले गया, तो बिकॉज ओनर 10,000 ले गया तो फ्यूचर में बिजनेस उसको 2,10 नहीं लौटाने वाला। अरे लगाए तो आप 2 लाख ही थे, तो 2,10 कैसे आपको लौटा दे? क्योंकि आप 10,000 ले गए तो फ्यूचर में बिजनेस आपको बस कितना लौटाएगा? 1,90,000। तो ड्रॉइंग्स के वजह से कैपिटल बढ़ेगा नहीं, ड्रॉइंग्स के वजह से कैपिटल घटेगा। तो मैं एक एग्जांपल और बोल रहा हूं, मैं वर्बली बोल रहा हूं, तुम अपने से करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर होगा। अच्छे से मेरा एग्जांपल सुन लो। ओनर ने 10 लाख कैपिटल लगाया, डेट छोड़ो, बस तुम मेरे को बताना एंड में कैपिटल का बैलेंस क्या होगा। ओनर ने 10 लाख कैपिटल लगाया, कुछ दिनों के बाद
ओनर ने 2 लाख कैपिटल और लगाया। स्टार्ट में 10 लाख लगाया, फिर कुछ दिनों के बाद उसने 2 लाख कैपिटल और लगा दिया। कुछ दिनों के बाद ओनर ने 3 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, और कुछ दिनों के बाद उसने 1 लाख रुपीस और विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। मैं फिर से पूरा एग्जांपल बोल देता हूं। ओनर ने 10 लाख लगाए, फिर ओनर ने 2 लाख और लगाए, कुछ दिनों के बाद ओनर ने 3 लाख विड्रॉ कर लिया, और कुछ दिनों के बाद ओनर ने 1 लाख और विड्रॉ कर लिया। तो आप बताओ ये चारों इवेंट होने के बाद व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल? ये चारों इवेंट होने के बाद व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेरे को बताना, और कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ, हम उसको जरूर क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम अपने सर्विसेज दें, और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है अकाउंटेंसी से रिलेटेड हम उनकी सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आता हूं फिर मैं, लाइबिलिटी। Liability refers to amount a business owes. Liability means whatever amount business owes have to pay. यानी जो अमाउंट बिजनेस को लौटाना है, वापस करना है, वो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। और क्यों हम बिजनेस की लाइबिलिटी बोल रहे हैं? बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका बन रहा है? बिजनेस का, ना कि ओनर का। तो अगर मान लो बिजनेस ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। अगर बिजनेस ने किसी सप्लायर से 5 लाख का माल उधार में खरीदा है तो वो 5 लाख रुपए क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटी, क्योंकि वो 5 लाख रुपए आपको लौटाने हैं ना, वो 2 लाख रुपए आपको बैंक वाले को लौटाने हैं, तो वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी। यू ओ, यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू पे। सो जो भी अमाउंट बिजनेस किसी को ओ करता है, देना है, देना बाकी है, वो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इफ बिजनेस ओज एन अमाउंट टू द ओनर, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। इफ द बिजनेस ओ एन अमाउंट टू एन आउटसाइड पार्टी या थर्ड पार्टी, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को 2 हिस्सों में बांटा गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी मैंने तुम्हें बताया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनर अलग, बिजनेस अलग। बुक्स किसका बन रहा है? बिजनेस का। तो क्योंकि ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए हैं चालू होने के लिए, तो बिजनेस को वो पैसे कभी ना कभी तो फ्यूचर में लौटाने हैं जब भी बंद होगा, तो तब तक के लिए बिजनेस के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। और क्योंकि, और उसका नाम क्या है? कैपिटल। और क्योंकि ओनर एक इनसाइडर है, इसलिए वो बिजनेस की क्या हुई? इनसाइड लाइबिलिटी। लेकिन अगर बिजनेस ने किसी बाहरी इंसान, थर्ड पार्टी, 2 पार्टी तो हो गए ओनर और बिजनेस, अब कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइडर है, उससे अगर उधार लिया है तो वो हो गई बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर मान लीजिए बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो बैंक वाला बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर बिजनेस ने किसी पार्टी से उधार में माल खरीदा है तो वो पार्टी बिजनेस के लिए क्या हो गई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो बिजनेस की लाइबिलिटी को 2 हिस्सों में बांटा गया, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस की अलग एग्जिस्टेंस है, ओनर की अलग एग्जिस्टेंस है। बिजनेस को चालू होने में और बिजनेस को रन करने में बिजनेस को फाइनेंशियली हेल्प किसने किया? ओनर ने। तो जब भी बिजनेस बंद होगा, बिजनेस ओनर को उसका पैसा लौटाएगा। तो बिजनेस के लिए ओनर के द्वारा दिया गया पैसा भी क्या है? लाइबिलिटी है। क्योंकि ओनर एक इनसाइडर है, इसलिए वो क्या हो गई? इनसाइड लाइबिलिटी। और अगर बिजनेस किसी बाहरी इंसान से उधार ले रहा है जो बिजनेस को फ्यूचर में कभी ना कभी लौटाना होगा, तो वो हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब जब समय आएगा मैं आपको इन सब चीजों का मतलब बताऊंगा, क्रेडिटर, ये सब चीजों का मैं मतलब बताऊंगा। लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज,
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, आप उसको बोल सकते हो नॉन करेंट लाइबिलिटी या फिर करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आप देखो, इट रेफर्स टू अमाउंट विच बिजनेस हैव टू पे, इट रेफर्स टू अमाउंट विच बिजनेस हैव टू पे डैश है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और करेंट लाइबिलिटी में इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विच आर टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लाइबिलिटी को आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट 1 साल के बाद होना है तो इट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लेकिन अगर लाइबिलिटी का पेमेंट 1 साल के अंदर करना है तो देन इट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और बैंक वाला बोल रहा है कि लोन का पैसा आपको 5 साल के बाद रिटर्न करना है, आप किसी से भी उधार लीजिएगा तो वो एक टाइम ड्यूरेशन देगा ना पैसा रिटर्न करने का, तो बैंक वाला बोल रहा है कि यू कैन रिटर्न द मनी आफ्टर 5 years, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बिकॉज इसका मेरे को रीपेमेंट 1 साल के बाद करना है। लेकिन मान लीजिए आपने आपके दोस्त से उधार लिया है और वो उधार का पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया और वो बोल रहा है कि आपको 6 months में पैसा लौटाना है, तो बिकॉज 1 साल के अंदर पैसा लौटाना है तो इट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल के बाद होना है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। एग्जाम्पल्स हैं वहां पे, एग्जाम्पल्स में अभी नहीं डिस्कस कर रहा, एग्जाम्पल्स में जो है वो टर्म्स में आगे आएंगे, तो जब आएंगे मैं वहां डिस्कस करूंगा। तो आई गेस लाइबिलिटी आपको क्लियर होगा। लाइबिलिटी इज वॉट एवर अमाउंट बिजनेस ओज, जो भी अमाउंट बिजनेस को किसी को रिटर्न करना है दैट इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। लाइबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है, लाइबिलिटी एक्सटर्नल भी, और लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी। सो फर्स्ट पेज में हमने अभी तक 4 टर्म कर लिए हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। So next term है assets. So assets means whatever property that is owned by the business, वो business का क्या है assets। हम ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। सो ओनर की जो ओनर का बोल रहा हूं, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, जो बिजनेस के एसेट्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को एसेट बोला जाएगा। सो वॉट एवर प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड बाई द बिजनेस इज एसेट्स ऑफ बिजनेस। Assets can be tangible as well as intangible. So tangible means जो चीज जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस होती है, intangible means वैसी चीज है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। जैसे say for an example, ये जो बोर्ड है ये tangible है, इसको मैं देख भी सकता हूं, इसको मैं टच भी कर सकता हूं, इसकी एक फिजिकल प्रेजेंस है। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं वो टैंजिबल है, हम उसको देख सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो इनटैंजिबल नेचर के होते हैं, जिसको ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है। जैसे बिजनेस की रेप्यूटेशन, बिजनेस की एक रेप्यूटेशन होती है जो ओवर द ईयर्स बनती है। जैसे मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। सो अगर वो हमारे काम से सेटिस्फाइड होंगे तो फिर वो बहुत सारे नए बच्चों को जोड़ेंगे। और वो क्यों जोड़ रहे हैं? बिकॉज हमने ओवर द टाइम रेप्यूटेशन बिल्ड की है। सो रेप्यूटेशन जिसको गुडविल बोला जाता है, वो भी बिजनेस का क्या होता है? एक एसेट। अगर आपका गुडविल अच्छा है मार्केट में, अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छी है, सो ओवर द टाइम कस्टमर्स आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ओवर द टाइम कस्टमर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो ओवर टाइम आपकी गुडविल क्या होगी, आपकी रेप्यूटेशन क्या होगी, मार्केट में कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो रेप्यूटेशन इज ऑल्सो अ एसेट जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। सो वॉट एवर प्रॉपर्टी दैट इज ओन बाई द बिजनेस, वो बिजनेस के हो गए एसेट्स। एसेट्स कैन बी टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल। अब जनरली एसेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है।
नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को तुम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हो। करेंट एसेट्स हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म एसेट्स। सो नॉन करेंट एसेट्स या फिर करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, करेंट एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है वैसे एसेट्स जिसको तुम यूज करोगे, वैसे एसेट जिसको तुम बेचने के पर्पस से नहीं लाए हो। नॉन करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोला जाता है जिसको आप यूज करोगे बिजनेस में, जिसको आप बेचने के पर्पस से नहीं लाए हो विद इन 1 ईयर। सो अगर मैं एग्जांपल दूं, ये जो जमीन है, दिस लैंड, ये लैंड एसेट है और लैंड हमारे लिए क्या है, नॉन करेंट एसेट। क्यों? लैंड को हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में, लैंड को हम बेचने के पर्पस से नहीं खरीदे थे। बात समझ में आ रही है? ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट है, ये बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट। उसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, हम उसको बेचने के पर्पस से नहीं लाए हैं। जिस बेंच या डेस्क पे बच्चे बैठेंगे, वो फर्नीचर, वो हमारे लिए एसेट है। उसको हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हम उसको बेचने के पर्पस से नहीं लाए हैं। ठीक है? तो कोई भी एसेट जो बिजनेस ओन कर रहा है, जिसको बिजनेस यूज करेगा, जिसको वो बेचने के पर्पस से नहीं लाया गया है, वो क्या कहलाता है, नॉन करेंट एसेट्स। मान लीजिए ना, जोमैटो या स्विगी वाले, तो जोमैटो और स्विगी वाले थाउजेंड्स ऑफ बाइक्स वगैरह रखते हैं। ओला उबर वाले, मान लो उनके पास कार्स वगैरह हैं, ऐसे तो वो बहुत सारे लोगों की सर्विसेज भी लेते हैं, लेकिन उनके खुद भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। तो वो जो भी व्हीकल वो लोग ओन कर रहे हैं, वो उनके लिए एसेट है। और कोई भी व्हीकल वो लोग बेचने के पर्पस से नहीं लाए, वो उसको अपने बिजनेस में यूज करेंगे। तो ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, उन सब के लिए वो जो बाइक वगैरह सब है, वो उनका क्या है, एसेट है। और किस तरह का एसेट है, नॉन करेंट एसेट्स। सो डेफिनेशन देख लो, एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन और विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। वैसे एसेट जो आप बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में यूज करोगे, या फिर इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पैसा निवेश करते हो। अगर पैसा घर में रहेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो तो वहां से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का किया गया है, 1 साल से ज्यादा का, तो वो भी क्या कहलाता है, नॉन करेंट एसेट्स। These assets are not purchased for purpose of resale, nor they will be converted into cash within a short period of time. ये एसेट आप बेचने के पर्पस से लाए नहीं हो। अगर आप बेचने के पर्पस से नहीं लाए हो, आप उसको यूज करोगे, तो आने वाले 1 साल में आप उसको कैश में कन्वर्ट करने वाले नहीं हो। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कॉपीराइट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो, कुछ एग्जाम्पल्स धीरे धीरे हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे, वहां आएगा। तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, तो ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है, हमारे एसेट्स हैं हमारे, इसको हम बिजनेस में यूज करेंगे। इन सबको हम लोग बेचेंगे नहीं, इनको हम बेचेंगे नहीं तो कैश में ये कन्वर्ट नहीं होगा विद इन 1 ईयर। अगर मान लीजिए आप किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तब तो आपके लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज आपको पैसा लौटाना है। लेकिन अगर आप किसी को
50 लाख रुपया उधार दे रहे 10 साल के लिए, तो आपको उससे वो 50 लाख रुपया लेना है ना, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट। लाइबिलिटी क्या होता है, कोई चीज रिटर्न करनी, और एसेट क्या है, जिसपे आपका राइट है। तो आप किसी को 50 लाख उधार दे दिए, तो क्या वो आपके लिए लाइबिलिटी हो गया क्या? आपको थोड़ी उसको 50 लाख लौटाने, अगला आपको 50 लाख लौटाएगा, तो आपको उससे 50 लाख लेने हैं, तो वो आपके लिए एक तरह का क्या है, एसेट। XYZ पर्सन इज अ एसेट बिकॉज आपको उस पर्सन से क्या लेना है, एक पैसा। हाँ, लेकिन क्योंकि एक साल में नहीं लेना है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स बोलो या फिक्स एसेट्स बोलो, वहां पे फिक्स एसेट लिखा हुआ है, दोनों चीज एक है। अब फिक्स एसेट्स टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी। Tangible assets are those fixed assets which have any physical existence, that is they can be seen or touched. जो फिक्स एसेट्स या जो नॉन करेंट एसेट्स को आप देख सकते हो वो हो गया टैंजिबल। लैंड इज टैंजिबल, आप इसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। बिल्डिंग इज टैंजिबल, मशीन इज टैंजिबल, फर्नीचर इज टैंजिबल, ठीक है। इनटैंजिबल, intangible assets are those fixed assets which do not have any physical existence, that is they cannot be seen nor they can be touched. intangible assets होते हैं वैसे फिक्स एसेट्स जिनको ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो एग्जाम्पल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल एक्सेट्रा। तो मैं पहले आता हूं गुडविल पे। गुडविल क्या है, बिजनेस की रेप्यूटेशन, और बिजनेस की गुडविल भी एक तरह का एसेट है, बिकॉज अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छी होगी तो कस्टमर आपके नाम से आएंगे, आपको कोई वैसा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गुडविल खराब होगी तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी जाने लगेंगे और न्यू कस्टमर्स आना भी बंद हो जाएंगे। तो गुडविल, बिजनेस को बहुत जरूरी होता है गुडविल बनाए रखना। सो गुडविल भी एक तरह का क्या है, एसेट, लेकिन क्योंकि रेप्यूटेशन की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, इसलिए वो हो गया एक इनटैंजिबल एसेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हो या मोबाइल वगैरह यूज करते हो, तो इन सब में सॉफ्टवेयर होता है। तो कोई भी मोबाइल वगैरह के लिए उसका जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह का क्या है, एसेट है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मोबाइल में एंड्रॉइड वगैरह होता है, बहुत एप्पल वगैरह होता है, तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब होता है, तो वो उसके लिए एक तरह का क्या है, एक एसेट है जो एज देता है उसको उसके कॉम्पिटिटर्स पे। हाँ, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक ना, हार्ड डिस्क वगैरह थोड़ी है कि उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट है जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। पेटेंट, मान लीजिए आप किसी चीज का आविष्कार करते हैं, कोई भी चीज आप इनोवेट कर रहे हैं या इन्वेंट कर रहे हैं, तो मार्केट में उसको रिलीज करने से पहले आप उसका क्या करवा लीजिए, पेटेंट। जैसे मान लो अभी हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसका वैक्सीन निकालने के लिए कोशिश कर रही है। तो जैसे मान लो किसी भी कंपनी को ब्रेक थ्रू अगर मिल गया, तो सबसे पहले उनको उसका क्या करा लेना चाहिए, पेटेंट। पेटेंट कराने से क्या होता है, गवर्नमेंट आपको पेटेंट राइट देगी। पेटेंट कराने से क्या होता है, मार्केट में आप उसके सिंगल सेलर बन जाओगे, यानी कोई दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको फिर कॉपी पेस्ट करके नहीं बेच सकता। जैसे जिन जिन बच्चों के पास एप्पल का मोबाइल फोन होगा उनको पता होगा कि उनके फोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी मोबाइल फोन्स वगैरह में नहीं मिलने वाला, क्योंकि एप्पल वालों ने उसका क्या करा रखा है, पेटेंट। क्योंकि उन्होंने उसका पेटेंट करा रखा है, तो कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर, कोई दूसरी कंपनी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप वगैरह में डाल के नहीं बेच सकते। तो पेटेंट कराने से क्या होता है कि आप उसके बन गए सिंगल सेलर, आपको पेटेंट सरकार देगी, आपको पेटेंट 10 साल का मिल सकता है, 20 साल का मिल सकता है, डिपेंडिंग आपका पॉलिटिकल टच कितना है, ठीक है, बिकॉज देना तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को है।
तो पेटेंट की वजह से क्या हुआ, आप उसके सिंगल सेलर बन गए, और क्योंकि आप सिंगल सेलर बन गए तो आपको अब कोई भी कंपटीशन का डर नहीं है। तो जब तक आपके पास उसका पेटेंट है वो आपके लिए एक तरह का एसेट है जो आपको ज्यादा पैसा अर्न करने का चांस दे रहा है। कॉपीराइट, कोई भी ऑथर बुक लिखता है तो आप देखा करो कि ऑथर तो बुक लिखता है लेकिन उसका पब्लिकेशन कोई पब्लिकेशन हाउस करता है, तो ऑथर उस पब्लिकेशन हाउस को क्या दे देता है, कॉपीराइट, कि ये मेरी बुक है, मैं आपको इसका परमिशन देता हूं कि आप मेरी बुक को पब्लिश करें। तो अब उस पब्लिकेशन हाउस के अलावा और कोई दूसरा पब्लिकेशन हाउस वो बुक छाप नहीं सकता। ठीक है, आप कोई भी बुक्स वगैरह देखना उसके पीछे पब्लिकेशन हाउस का नाम लिखा हुआ होगा, एस चांद पब्लिकेशन, धनपत राय पब्लिकेशन, पेंगुइन पब्लिकेशन। ठीक है, तो कोई भी ऑथर बुक लिखता है तो वो एक पब्लिकेशन हाउस को उसका कॉपीराइट दे देता है। तो अब वही पब्लिकेशन हाउस सिर्फ वो बुक को छाप सकता है और पैसा अर्न कर सकता है। तो कॉपीराइट भी एक तरह का उस पब्लिकेशन हाउस के लिए क्या हो गया, एसेट, जो उसके मार्केट से कॉम्पिटिटर्स को आउट कर दे रहा है और उसको अलाउ कर रहा है ज्यादा पैसा अर्न करने को। तो ये सब क्या होते हैं, इनटैंजिबल एसेट, क्योंकि इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। आप गुडविल नहीं देख सकते, आप किसी कंपनी का पेटेंट नहीं देख सकते, आपको एप्पल का मोबाइल फोन तो दिख जाएगा, एप्पल का पेटेंट थोड़ी दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं करेंट एसेट। तो इसी को कर दो, करेंट एसेट का मतलब क्या हो गया, वैसे एसेट जिसको हम बिजनेस में यूज नहीं करने वाले हैं, जिसको हमने परचेज किया है फॉर पर्पस ऑफ रीसेल विद इन 1 ईयर। Current assets are those assets which are held by business for purpose of resale or which can be converted into cash within a period of 1 year. वैसे एसेट्स जिसको आप बेचने के पर्पस से लाए हो या जो कैश है या जिसको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दोगे वो सभी कहलाते हैं करेंट एसेट्स। जैसे मान लीजिए आप व्यापारी हैं और आप कहीं से माल खरीद रहे हैं, तो आपने जो माल खरीदा है, गोडाउन में जो माल पड़ा है वो आप ही का प्रॉपर्टी है। अब आप कोशिश करोगे ना माल को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर बेचने का, तो बिकॉज आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है आप उसको कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी सेल करने का, तो स्टॉक आपके लिए क्या हो गया, करेंट एसेट। और एग्जांपल देखो, वहां पे डेटर है, बिल रिसीवेबल। डेटर वो होता है जिसको हमने उधार में माल बेचा है, डेटर या बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल वो लोग हो गए जिसको हमने उधार में माल बेचा है। तो जिसको मैंने उधार में माल बेचा है, जिस ग्राहक को, तो उस ग्राहक से मेरे को पैसा लेना है, तो वो जो ग्राहक है जो मेरे से उधार में माल ले गया वो मेरे लिए एसेट है क्योंकि मेरे को उससे पैसा लेना है। अच्छा, अब मैं उसी को हम लोग डेटर और बिल रिसीवेबल बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है दोनों में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डेटर और बिल रिसीवेबल कौन हो गया, जिसको हम लोगों ने उधार में माल बेचा है। तो जिसको भी हमने उधार में माल बेचा हम उससे पैसा लेंगे फ्यूचर में, बिकॉज हम उससे पैसा लेंगे फ्यूचर में, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट। अब तुम खुद सोच के देखो, तुम किसी भी ग्राहक को साल भर से ज्यादा का टाइम दोगे क्या पैसा लौटाने के लिए? तुम ज्यादा से ज्यादा महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उससे ज्यादा तुम क्या टाइम दोगे? तो क्योंकि तुम विद इन ईयर अपने ग्राहक को कैश में कन्वर्ट करा दोगे, तो वो जो तुम्हारा ग्राहक है वो तुम्हारे लिए क्या हुआ, करेंट एसेट्स। सो करेंट एसेट्स क्या है, एसेट्स जो या तो कैश के फॉर्म में है या तुम उसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने करते हैं। आज अपने 5 टर्म्स मैंने करा दिया आप लोगों को, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और एक टर्म ड्राइंग्स। सो आप अच्छे से सभी टर्म्स को देखो। अगर आपको किसी भी टर्म में डाउट होगा तो या तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, इतने आप अच्छे से पहले करो। अभी क्या है, स्टार्ट हुआ है सेशन, तो धीरे धीरे अपने जाएंगे। आप में से बहुतों के अभी एग्जाम्स भी बाकी है, इसलिए मैं रश नहीं कर रहा। सो आप पहले इतना अच्छे से कर लो, फिर मंडे को अपने मिलते हैं। मंडे को फिर अपने आगे के टर्म्स करेंगे।
Okay guys, well guys, have a nice day then.